सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर वेरी ओन चैनल ज्ञानी एकेडमी। मैं हूं नमन अग्रवाल, आप सभी का फेवरेट फैकल्टी, और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए लेक्चर में, जहां आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके सीएमए फाइनल के पेपर नंबर 20 बी का सेक्शन नंबर बी, जो कि बात करता है रिस्क मैनेजमेंट इन इंश्योरेंस के बारे में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, आपका पेपर नंबर 20 बी जो है वो दो सेक्शन में डिवाइडेड है। पहला बात करता है रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग के बारे में, और दूसरा बात करता है रिस्क मैनेजमेंट इन इंश्योरेंस बिजनेस के बारे में। और आज से अपन देख रहे हैं सेक्शन नंबर बी वाला पार्ट। कारण है क्योंकि ये सेक्शन बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है और इंटरेस्टिंग है। इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। वैल्यू बहुत ज्यादा है मतलब हमको इसमें मेहनत कम करनी है, इनपुट अपना कम देना, कंपैरेटिवली आउटपुट हमको ज्यादा मिलने वाला है, क्योंकि इस सेक्शन की आपकी वेटेज है 40 मार्क्स की, और इसके लिए हमको सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर्स पढ़ना है। मेरे सेक्शन ए की मैं बात करूं तो वहां पे 5 चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, और वेटेज है उसकी 60 मार्क्स की। तो ये वाला पार्ट कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा वैल्यूएबल बन जाता है हमारे लिए, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी। आपको एक एक चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी, ये मेरी गारंटी। तो बिना किसी देरी के अभी फटाफट से आते हैं अपने इंट्रोडक्शन पे। तो चैप्टर का नाम है भैया इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस बिजनेस। इस पे अपन आज के लेक्चर में समझेंगे कि इंश्योरेंस की हिस्ट्री क्या रही है, इंश्योरेंस मतलब क्या होता है, कितने टाइप का इंश्योरेंस होता है, और क्या इसकी हिस्ट्री रही है। तो बेसिकली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्वेश्चन बनने के चांसेस थोड़े से कम है, बट आपकी इंश्योरेंस बिजनेस की इनसाइट बढ़ाने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, बेस बढ़ाने के लिए ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है हमारे लिए। तो आते हैं अपन अपने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में और देखते हैं कि इंश्योरेंस बिजनेस की हिस्ट्री क्या रही है। तो इन इंडिया इंश्योरेंस हैज अ डीप रूटेड हिस्ट्री। इंडिया में भैया इंश्योरेंस की डीप रूटेड हिस्ट्री, यानी बहुत पुराने जमाने से इंश्योरेंस का काम जो है इंडिया में होते हुए आ रहा है। इट फाइंड्स मेंशन्ड इन द राइटिंग्स ऑफ मनुस्मृति, धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र। तो इंश्योरेंस की फाइंडिंग हमको मिलती है रिटर्न में, मनुस्मृति में, धर्मशास्त्र में और अर्थशास्त्र में। अब ये सब क्या है भैया, ये बहुत ही ओल्ड टेक्स्ट है, इसमें हमको इंश्योरेंस का मेंशन मिलता है, जिससे हमको ये समझ में आता है कि इंश्योरेंस इंडिया में कोई एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रहा था। आगे, the writing talks in terms of pooling of resources that could be redistributed in times of calamities such as fire, flood, epidemic and famine। क्या बोल रहा है, पुराने टेक्स्ट में हमको ये देखने को मिलता है कि कुछ एक ऐसा सिस्टम होता था जहां पे क्या करते थे, फॉर एग्जांपल एक गांव है, ठीक है, वहां पे मान लो 100 फैमिलीज हैं, ठीक है। अब वो 100 फैमिलीज क्या करेंगे, अपने अपने तरफ से कुछ एक कंट्रीब्यूट करेंगे और एक फंड बनाएंगे, ठीक है। जो आज के डेट में हमको म्यूचुअल फंड देखने को मिलता है ना, ठीक उसी तरीके का, कि हर एक फैमिली अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देगी और एक फंड इकट्ठा हो जाएगा। अब वो जो फंड में जो पैसा इकट्ठा हुआ है, उसको हम नेचुरल कैलामिटीज के टाइम पे यूज करेंगे, जिससे क्या होगा, किसी भी परिवार के ऊपर पूरा पूरा रिस्क मत आ जाए, सबने कंट्रीब्यूट का एक लार्ज अमाउंट इकट्ठा हो जाता है, और अगर किसी एक परिवार के ऊपर मान लो कोई दिक्कत आ जाती है, तो उस फंड में से हम उनकी मदद कर देंगे। क्लियर बात है एकदम? हाँ जी सर, बहुत ही सिंपल सा। आगे, दिस वॉज प्रोबेबली अ प्रीकर्सर टू मॉडर्न डे इंश्योरेंस। क्या बोल रहा है, ये राइटिंग से हमको समझ में आता है कि आज का जो हम इंश्योरेंस देखते हैं वो भी कुछ इस टाइप का ही है। क्या होता है, बहुत सारे जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना पैसा देते हैं, यानी प्रीमियम देते हैं, उससे एक लार्ज पूल इकट्ठा हो जाता है, और फिर जब किसी को दिक्कत आ जाती है तो उस पूल में से पैसा निकाल के दे दिया जाता है। कुछ इस टाइप का होता है, एक्जैक्टली ऐसा नहीं होता, बट कुछ इस टाइप का आज भी हमको देखने को मिलता है, जो पुराने जमाने में भी होता था। आगे बोल रहा है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री हैज प्रिजर्व्ड द अर्लीस्ट ट्रेसेस ऑफ इंश्योरेंस इन द फॉर्म ऑफ मरीन ट्रेड लोन्स एंड कैरियर्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को अपन देखें तो भैया अर्लीस्ट ट्रेसेस जो मॉडर्न डे इंश्योरेंस से मेल खाता है, वो होता था इन द फॉर्म ऑफ मरीन ट्रेड लोन और कैरियर्स कॉन्ट्रैक्ट। अब हम सभी को पता है इंडिया भाई पुराने जमाने में क्या था, पहले क्या था, सोने की चिड़िया थी। अब सोने की चिड़िया इंडिया क्यों थी, क्या हमारे यहाँ बहुत ज्यादा सोना निकलता है जमीन में से? आंसर इज नो। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ट्रेड होता था, और ट्रेड के बदले में हमको क्या मिलता था, क्योंकि उस समय कोई एक ऐसी फिक्स करेंसी नहीं थी, कोई इंटरनेशनल करेंसी फिक्स नहीं थी। जैसे आज क्या है, यूएस डॉलर है, आपको इंटरनेशनल बाजार में कुछ भी ट्रेडिंग करना है, आप क्या दोगे, यहां से डॉलर दोगे, वहां से आपको गुड्स एंड सर्विसेज मिल जाएगा। बट पुराने जमाने में कोई एक ऐसी फिक्स करेंसी नहीं थी, तो क्या होता था, हमको प्रीशियस मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, ये सब मिलता था, और हम हमारे यहाँ से टेक्सटाइल और मसाले वगैरह दिया करते थे। इसलिए इंडिया क्या हो गया, सोने की चिड़िया बनते गया। इससे हमको ये समझ में आता है कि इंडिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम क्या है, बहुत ज्यादा होता था। अब पुराने जमाने में भैया एरोप्लेन वगैरह तो होते नहीं थे, और ना ही पूरी वर्ल्ड एक पीस ऑफ लैंड से कनेक्टेड है कि हम रेलवेज या रोडवेज के थ्रू जाके हो जाएंगे। तो मेजोरिटी ऑफ जो ट्रांजेक्शन होता था, जो आज भी होता है, वो होता है सी रूट से, यानी मरीन रूट से। अब मरीन रूट से शिप में भर भर के कोई सामान जा रहा है, क्या गारंटी है कि वो आगे जाके पहुंचेगा ही? ऐसा भी हो सकता है कि भैया शिप बीच रास्ते में डूब जाए, कुछ डैमेज हो जाए, सामान का लॉस हो जाए। तो उसके लिए, उस चीज को इंश्योर करने के लिए मरीन ट्रेड लोन्स और कैरियर कॉन्ट्रैक्ट्स पुराने जमाने में बनाए जाते थे। ऐसे हमको ट्रेसेस मिले हैं। इंश्योरेंस इन इंडिया हैज इवॉल्व्ड हेवीली ड्यूरिंग ड्रॉइंग फ्रॉम अदर कंट्रीज, इंग्लैंड इन
पर्टिकुलर। इंडिया में जो इंश्योरेंस है वो धीरे धीरे इवॉल्व होते गए, दूसरी कंट्रीज को हमने देखा, उनका सिस्टम समझा और उसको प्रॉपरली अच्छे तरीके से एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में करने लगे, जिसमें इंग्लैंड बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर है, या हम समझ सकते हैं हम ब्रिटिश राज के अंदर में थे, तो वहां पे जैसी चीजें होती थी कॉपी पेस्ट होकर चीजें हमारे पास आती थी, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे उनके कल्चर वाली चीजें हो, ठीक है, और इंश्योरेंस वगैरह तो यहाँ पे आ ही गया। क्लियर बात है एकदम? हाँ जी सर। अब आगे लिखा है द टू मेन टाइप ऑफ इंश्योरेंस इज लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। दो टाइप के मेनली इंश्योरेंस होते हैं अगर ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाई करूं, पहला है लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा है जनरल इंश्योरेंस। और इसी एक लेक्चर में हम लाइफ इंश्योरेंस की भी हिस्ट्री देखेंगे और जनरल इंश्योरेंस की भी हिस्ट्री देखेंगे, कैसे कैसे ये इंडिया में आया। बट हिस्ट्री समझने से पहले ये कॉन्सेप्ट क्या है ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो चलो समझते हैं कि भैया लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस आखिर होता क्या, वो भी एकदम सिंपल वर्ड्स में। तो लिखा है लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एन इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर एंड द इंश्योरर। अब इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर कौन है भैया? सिंपल, वो पर्सन जिसके पास एक इंश्योरेंस की पॉलिसी, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल हो गया जैसे कि मैं। आगे क्या लिखा है? एंड द इंश्योरर। अब इंश्योरर कौन है? इंश्योरर वो पर्सन है जो इंश्योरेंस हमको करवा के दे रहा है, यानी कोई भी इंश्योरेंस की कंपनी, फॉर एग्जांपल LIC। तो मैंने अगर LIC से कोई पॉलिसी ली है तो मैं क्या हो गया? इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर। और LIC क्या हो गया? इंश्योरर हो गया, क्योंकि वो मुझे इंश्योरेंस करवा के दे रहा है। क्लियर? आगे where the insurer promises to pay a designated beneficiary a sum of money upon the death of the insured person। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पे जो इंश्योरर है, यानी जो इंश्योरेंस वाली कंपनी है, वो प्रॉमिस करती है टू पे अ डेजिग्नेटेड बेनिफिशियरी। वो क्या करेगी? एक डेजिग्नेटेड बेनिफिशियरी को एक सम ऑफ मनी देगी अपॉन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन। यानी फॉर एग्जांपल मैंने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, अब अगर मेरी डेथ हो जाती है तो मेरी डेथ के बाद उस पॉलिसी में जो भी बेनिफिशियरी का नाम है, जाहिर सी बात है भाई मैंने पॉलिसी ली थी, मैं डेड हो गया तो पैसा मुझे तो नहीं मिल सकता, जो आगे जो बेनिफिशियरी है उनको मिलेगा, तो उस बेनिफिशियरी का नाम मुझे पॉलिसी में बताना पड़ेगा। तो उस पॉलिसी को मेरी डेथ के ऊपर में क्या मिलेगा? एक सम ऑफ अमाउंट मिलेगा जो इंश्योरेंस पॉलिसी में बताया गया हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं 50 लाख की पॉलिसी लेता हूं तो मेरी डेथ पे मेरे बेनिफिशियरी को क्या मिलेगा? 50 लाख मिलेगा। मैं अगर 5 करोड़ की पॉलिसी लेता हूं तो मुझे मेरे बेनिफिशियरी को क्या मिलेगा? 5 करोड़ की पॉलिसी जो है मिल जाएगी। क्लियर बात है एकदम? मतलब 5 करोड़ का अमाउंट जो है मेरी डेथ पे उनको मिल जाएगा। आगे लिखा है डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट अदर इवेंट सच एज टर्मिनल इलनेस और क्रिटिकल इलनेस में ऑल्सो ट्रिगर द पेमेंट। अब आजकल क्या होता है भैया, डेथ तो पहले क्या होता था नेचुरल कॉजेस के चक्कर में, ठीक है, बहुत ही ज्यादा एज हो गई, धीरे धीरे ग्रेजुअली डेथ। बट आजकल क्या हो रहा है, इतनी ज्यादा इलनेस, इतनी ज्यादा बीमारी हो रही है, तो कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको इलनेस की भी प्रोटेक्शन देती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी नेचुरल कॉजेस से डेथ ना होके आपको मान लो हो गया कैंसर, और कैंसर के कारण आपकी क्या हो गई? डेथ हो गई, ठीक है, तो उस केस में भी आपको जो है पैसा दिया जाएगा, सब्जेक्ट टू कंडीशन की वो चीजें आपके इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए। अगर आपके इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में वो चीजें मेंशन नहीं है और आपकी डेथ होती है किसी इलनेस के कारण, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी लो, मैं खुद भी अपने लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेने वाला हूं इस साल, ठीक है, प्रोबेबली सितंबर अक्टूबर तक तो मैं फाइनल कर ही लूंगा। पिछले साल ही लेने वाला था बट अगेन कुछ दिक्कतें हो गई तो मैं नहीं ले पाया, बट इस साल तो मैं खुद भी लेने वाला हूं। तो उसमें हमको क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट को पूरा प्रॉपर अच्छी तरीके से पढ़ना है कि इसमें क्या सारी चीजें कवर है, क्या सारी चीजें कवर नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ चीजें होती है जो कवर नहीं होती, जैसे अगर आपने कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स किया, ठीक है, एडवेंचर स्पोर्ट क्या हो गया भैया, आप एकदम समुद्र की गहराइयों में चले गए, ठीक है, या आपने आसमान से छलांग मार दी, ठीक है, डाइविंग वगैरह आप कर रहे हो, स्काई डाइविंग, ठीक है, तो उस केस में अगर आपकी डेथ हो जाती है तो कवर नहीं होता है। क्लियर बात है एकदम? अगर आप सुसाइड कर लेते हो तो भी कवर नहीं होता है। तो ये सारी कुछ कुछ चीजें होती हैं, वो आपको पॉलिसी लेते समय पूरा कॉन्ट्रैक्ट में एक एक चीज लिखी होंगी, वो आपको पढ़ के कर लेना है। अगर सारे बॉक्सेस चेक हो जाएंगे, आपके बेनिफिशियरी को सम एश्योर्ड जो है वो मिल जाएगा, नहीं होंगे तो नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है भैया, अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा तो सामने वाली पार्टी पेमेंट नहीं करेगी। अपन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फाउंडेशन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आगे लिखा है द पॉलिसी होल्डर टिपिकली पेज अ प्रीमियम आइदर रेगुलरली और एज अ लम सम। अब हम जो पॉलिसी ले रहे हैं उसके लिए हमको पैसा भी पे करना पड़ता है, जिसको इंश्योरेंस की भाषा में बोला जाता है प्रीमियम पे करना, ठीक है। अब वो प्रीमियम कैसा भी हो सकता है, मंथली हो सकता है, एक साल में 2 बार हो सकता है, हर साल आपको देना है, या एक ही बार में आपने पैसा दे दिया और आप बोले कि भैया अब मेरी कभी भी डेथ हो इतना अमाउंट मेरे बेनिफिशियरी को दे देना। तो एक बार में पेमेंट किया तो लमसम हो गया। और रेगुलरली का क्या मतलब है, मंथली हो सकता है, ईयरली हो सकता है, 6 महीने में हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी और आपके इंश्योरेंस कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट में क्या बातें हुई हैं। आगे अदर एक्सपेंसेस सच एज फ्यूनरल एक्सपेंसेस आर समटाइम्स आल्सो इंक्लूडेड इन द प्रीमियम। बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलता है कि फ्यूनरल के एक्सपेंसेस भी हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर हों। इंश्योरेंस अदर देन लाइफ इंश्योरेंस फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ जनरल इंश्योरेंस। अभी तक अपन ने क्या समझा, लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस क्या है भैया, अगर इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके बेनिफिशियरी को एक सम ऑफ अमाउंट दे दिया जाएगा। अब इसके अलावा
कोई भी दूसरा इंश्योरेंस है वो क्या हो गया, जनरल इंश्योरेंस की कैटेगरी में आ जाएगा। यानी पर्सन की डेथ से रिलेटेड के अलावा किसी भी केस का इंश्योरेंस क्या आ जाएगा, जनरल इंश्योरेंस के केस में। अब ऐसा कौन सा केस होता है, फॉर मान लो मैंने अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवा लिया है, मैंने अपने स्टॉक का इंश्योरेंस करा लिया कंपनी में कि भैया आग लग जाएगी, चोरी हो जाएगी, तो उस केस में भी मेरा फाइनेंशियल लॉस तो होगा ही ना, तो उसको भी कवर करने के लिए इंश्योरेंस होता है, बट उसको अपन बोलते हैं जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस समझ में आ गया, किसी पर्सन की डेथ पे आपको मिल जाएगा, वो हो गया लाइफ इंश्योरेंस। डेथ के अलावा जितने भी सारे रीजन हैं, चोरी हो गया, थेफ्ट हो गया, लाइबिलिटी वाला हो गया, जितने भी टाइप के हैं वो सारे आपके जनरल इंश्योरेंस कैटेगरी में फॉल होगा। अब जनरल इंश्योरेंस क्या है भैया, तो जनरल इंश्योरेंस कंप्राइजेस ऑफ अ इंश्योरेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट फायर या बर्गलरी एक्सेट्रा, पर्सनल इंश्योरेंस सच एज एक्सीडेंट और हेल्थ इंश्योरेंस। अब जैसे मान लो मेरा एक्सीडेंट हो जाता है बट मेरी डेथ नहीं हुई है, और मैंने अगर लाइफ इंश्योरेंस लेके रखा है, अब मेरा एक्सीडेंट हो गया, डेथ नहीं हुई, बट भैया मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, है ना, डॉक्टर्स का खर्चा यहाँ पे आ जाएगा, बहुत ज्यादा मेडिकल एक्सपेंसेस हो जाएंगे, या हो सकता है मैं एक्सीडेंट हो गया, मेरी बॉडी पैरालाइज हो गई, अब मैं जिंदा तो हूं बट काम नहीं कर सकता, तो फैमिली को कौन देखेगा, तो उस चीज से प्रोटेक्शन के लिए जनरल इंश्योरेंस होता है, जिसको हेल्थ इंश्योरेंस या एक्सीडेंट इंश्योरेंस बोलते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस आपकी बीमारी के केस में काम आता है, ट्रीटमेंट वगैरह में, मान लो आंखों का ऑपरेशन करवाना है, दांतों का करवाना है, कुछ अंदर ठीक है स्टमक वगैरह का कुछ ऑपरेशन आपको करवाना है, बोन्स का कुछ ऑपरेशन कराना है, तो उस केस में हेल्थ इंश्योरेंस आपका काम आता है। कैंसर वगैरह के केसेस में, एक्सीडेंट वाला आपके एक्सीडेंट के केस में काम आता है, अगर एक्सीडेंट से आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो गई तो उसके इलाज के लिए पैसा आपका जाएगा, तो वो आ जाता है आपका जनरल इंश्योरेंस के अंदर। साथ ही साथ लाइबिलिटी इंश्योरेंस विच कवर्स लीगल लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी इंश्योरेंस भी होता है जो लीगल लाइबिलिटी को कवर करता है। क्लियर बात है एकदम। तो अपन ने इंट्रोडक्शन में अभी तक सीखा कि इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट इंडिया के लिए बहुत नया नहीं है, पुराने जमाने के टेक्स्ट में भी हमको देखने को मिलता है कि इंडिया में इंश्योरेंस होता था। साथ ही साथ अपन ने ये समझा कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है और जनरल इंश्योरेंस क्या होता है। ये कुछ एक्स्ट्रा पैराग्राफ मैंने अपने नोट्स में ऐड किया जो आपकी इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में नहीं था। अब अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज द एडवेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, अब अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज द एडवेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। एडवेंट यानी भैया लाइफ इंश्योरेंस इंडिया में कब से स्टार्ट हुआ, कब से कमेंस हुआ। तो द ईयर 1818 saw the advent of life insurance business in India with the establishment of Oriental Life Insurance Company in Calcutta। इंडिया में पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कौन सी थी, तो आंसर है आपका ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जिसका हेडक्वार्टर कहां था, जो कहां पे चालू हुई, कलकत्ता में चालू हुई। कौन से ईयर में चालू हुई, 1818 में चालू हुई। हाउएवर दिस कंपनी फेल्ड इन द ईयर 1834। 1818 में चालू हुई बट 34 तक भैया इसको बहुत ज्यादा लॉसेस होने लगे। क्यों, क्योंकि इंडिया में इंश्योरेंस रिलेटेड बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी, कॉन्सेप्ट नया था, और उस समय आप समझ सकते हो भैया लगभग ब्रिटिश राज का थोड़ा सा यहाँ पे टाइम यहाँ पे आने लग रहा है। ठीक है, हमको पता नहीं है, वैसे ही हम अभी अभी जो है मुगल एम्पायर से निकले हैं, ठीक से अभी तक समझे नहीं है, और ब्रिटिश वाले आने वाले हैं, पैसे हमारे पास नहीं है बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे अवेयरनेस की कमी के कारण ये कंपनी फेल हो गई। आगे बोल रहे हैं 1829 the Madras Equitable had begun transacting life insurance business in Madras presidencies। वहीं बोल रहा है 1829 में मद्रास प्रेसिडेंसी में मद्रास इक्विटेबल नाम से कंपनी चालू हुई जो लाइफ इंश्योरेंस का काम करने लगी। 1870 saw the enactment of British Insurance Act। अब ब्रिटिशर्स आ चुके हैं, 1870 चालू हो चुका है, 1870 में ब्रिटिशर्स ने एक ब्रिटिश इंश्योरेंस एक्ट लेके आया। And in the last 3 decades of the 19th century, the Bombay Mutual 1871, Oriental 1874 और the Empire of India 1897 were started in the Bombay Residency। और इस एक्ट के आने के बाद क्या हुआ, हमको देखने को मिला कि 3 इंडियन कंपनीज चालू हुई, कहाँ पे, बॉम्बे रेसिडेंसी में। ठीक है, महाराष्ट्र वाले एरिया में क्या हुई, 3 इंडियन इंश्योरेंस कंपनी चालू हुई। बॉम्बे म्यूचुअल, ठीक है, इसका पूरा नाम यहाँ पे नहीं लिखा गया, बॉम्बे म्यूचुअल एक कुछ लाइफ एजेंसी, लाइफ एश्योरेंस कंपनी है ये। ओरिएंटल और एम्पायर ऑफ इंडिया, 3 कंपनीज लेट, ठीक है, स्टार्ट हुई 19th सेंचुरी में। आगे दिस एरा हाउएवर वाज डोमिनेटेड बाय फॉरेन इंश्योरेंस ऑफिसर व्हिच डिड गुड बिजनेस इन इंडिया, नेमली एल्बर्ट लाइफ इंश्योरेंस, रॉयल इंश्योरेंस, लिवरपूल एंड लंदन ग्लोब इंश्योरेंस, एंड द इंडियन ऑफिसेज वर अप फॉर हार्ड कंपटीशन फ्रॉम दिस फॉरेन कंपनीज। क्या बोल रहे हैं भैया, इंडियन कंपनी भी एग्जिस्ट कर रही थी बट मेजॉरिटी मार्केट शेयर किसके पास था, मेजॉरिटी मार्केट शेयर था फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी के पास। तो इंडियन वालों के लिए क्या हो गया था, बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया था और उनके लिए मार्केट में सर्वाइव करना डिफिकल्ट हो गया था। आगे बोल रहा है कि द इंडियन लाइफ एश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1912 वाज द फर्स्ट स्टैट्यूटरी मेजर टू रेगुलेट लाइफ बिजनेस। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, 1912 में क्या पास हुआ, इंडियन लाइफ एश्योरेंस कंपनीज एक्ट पास हुआ। ठीक है, जो रेगुलेट करेगा अब अपने इंश्योरेंस बिजनेस वाली कंपनीज को। 1914 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड पब्लिशिंग रिटर्न्स ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज इन द कंट्री। इन 1928 the Indian Insurance Companies Act was enacted to enable the government to collect statistical information about both life and non-life business transacted in India by Indian and foreign insurers including Provident Insurance Society। क्या बोल रहे हैं भैया, 1912 में हमने एक इंश्योरेंस एक्ट लेके आया
1914 में गवर्नमेंट ने अवेयरनेस इंक्रीज करने के लिए, इंश्योरेंस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये चीज तो बढ़िया है, साल भर में आप ज्यादा से ज्यादा मतलब अपनी लाइफ भर में आप ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का प्रीमियम दोगे अगर आपकी एज की मैं बात करूं, और आपको कवर मिल जाएगा 50 लाख रुपए का। तो भैया 2.5 लाख रुपए देके अगर आपके परिवार को 50 लाख रुपए मिल रहा है तो ये क्या बुरा है। वो भी आपकी डेथ में, अगर आपने आज पॉलिसी ली, 2 दिन बाद भी आपकी डेथ हो जाती है, आपकी पॉलिसी जो है अप्रूव हो चुकी है और 2 दिन बाद आपकी डेथ हो जाती है नेचुरल रीजंस के कारण, तो आपकी फैमिली को अगले ही दिन मिल जाएगा पैसा। क्लियर बात है एकदम। तो ये काफी अच्छी चीज है। और इसी को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने क्या चालू किया, रिटर्न्स पब्लिश करना चालू किया कि इंश्योरेंस कंपनी क्या भी है, एक आपकी इन्वेस्टमेंट की तरह भी है, बहुत ज्यादा फायदेमंद चीज है। कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसी भी होती है जो आपसे कुछ पैसा लेके मार्केट में भी लगाती है, यानी स्टॉक मार्केट में लगाती है, वहां से भी कुछ रिटर्न्स आता है तो वो आपके साथ उसको शेयर करती है, उसको यूलिप बोला जाता है, बट वो हमारे आज के डिस्कशन का पार्ट नहीं है। हमको ये समझना है कि भाई 1912 में एक्ट आया, 1914 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने रिटर्न्स पब्लिश स्टार्ट करने लग गए इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस, इतना हमको समझ में आता है। फिर 1928 में इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट को एनेक्ट किया गया, जो गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि भैया वो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके, गवर्नमेंट के पास ज्यादा डेटा आ सके ताकि वो समझ पाए कि भैया उनको आगे का फ्यूचर प्लान कैसे करना है। तो बोथ लाइफ और नॉन लाइफ बिजनेस जो इंडिया और फॉरेन कंपनीज कर रही है, और इवन इंश्योरेंस सोसाइटीज भी। आगे in 1938 to protect the interest of the insurance public, the earlier legislation was consolidated and amended by the Insurance Act 1938। अब 1938 में क्या हुआ, एक्ट में अमेंडमेंट लाया गया और उसको और ज्यादा रिफाइन किया गया ताकि जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको प्रोटेक्शन दी जा सके और कंपनीज जो है मनमानी ना करें। विथ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोविजन फॉर इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द एक्टिविटीज ऑफ द इंश्योरर्स, यानी कंपनी वालों की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए एक्ट में अमेंडमेंट लाया गया, जिससे क्या हो सके, पॉलिसी होल्डर्स का कॉन्फिडेंस बढ़े और ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें, अपनी पॉलिसी ले। आगे बोल रहा है द इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट 1950 एबॉलिश्ड प्रिंसिपल एजेंसीज। अब 1950 में फिर से एक नया क्या हुआ, इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट है। 1950 समझ जाओ कि हम अब इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, तो इंडिपेंडेंट इंडिया का ये एक्ट है, द इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट 1950, अबॉलिश कर दिया वो प्रिंसिपल एजेंसीज को। However, there were a large number of insurance companies and the level of competition was high. There were also allegations of unfair trade practices. The government of India therefore decided to nationalize the insurance business। क्या बोल रहे हैं भैया, देखा गया कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इंडियन कंपनी खास तौर से बहुत ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पा रही है। साथ ही साथ भैया कंपनी वाले क्या है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में भी इन्वॉल्व है, प्रीमियम तो ले रहे हैं, टाइम आ रहा है तो कुछ ना कुछ पॉलिसी में वो झोल करके क्या कर रहे हैं, वो प्रीमियम का पैसा जो है वो तो रख ले रहे हैं, और जो सम एश्योर्ड है वो बेनिफिशियरी को नहीं दे रहे। तो इस केस में क्या हो रहा है, मैं तो पैसा दे रहा हूँ कंपनी को, अब मेरे मरने के बाद मेरे परिवार वालों को भी फायदा नहीं हो रहा है। तो इस सब को रोकने के लिए इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट 1950 लाया गया, और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया इंश्योरेंस बिजनेस को नेशनलाइज करने का। नेशनलाइज करने का क्या मतलब है कि जैसे मान लो मार्केट में 2 कंपनीज हैं, गवर्नमेंट क्या करेगी, उस कंपनी को पूरा ऑल टुगेदर खरीद लेगी, 100% इक्विटी ले लेगी या इवन 51 या उससे ज्यादा % ले लेगी, जिससे क्या हो जाएगा, उसका कंपनी का कंट्रोल गवर्नमेंट के अंदर आ जाएगा। पर नेशनलाइज करने का मतलब तो भैया 100% होता है, पूरी वो सरकारी कंपनी बन जाएगी, जिससे गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी अब बिजनेस को, और गवर्नमेंट करेगी तो गवर्नमेंट हम सभी को पता है कि पब्लिक के फायदे के लिए काम करती, ना कि प्रॉफिट मेकिंग के लिए। आगे An ordinance was issued in 19th January 1956 nationalizing the life insurance sector, and life insurance corporation came into existence in the same year। हमारा प्यारा LIC 1956 में एग्जिस्टेंस में आया, एक ऑर्डिनेंस पास किया गया था 19th जनवरी को 1956 में। आई होप आपने फाउंडेशन लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे इतना लॉ तो पढ़ा है कि आपको पता होगा कि भाई ऑर्डिनेंस मतलब क्या होता है। अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि ऑर्डिनेंस मतलब क्या होता है और इसको कब लाया जाता है, कौन सी सिचुएशंस में लाया जाता है। अब ऑर्डिनेंस पास हो गया 1956 में, और इसी ईयर में हमको पता है कि कंपनीज एक्ट भी पास हुआ था, पुराना वाला, अभी वाला तो 2013 है, उसके पहले 1956 वाला था। सेम ईयर में देखो कंपनीज एक्ट भी आ रहा है और इंश्योरेंस वाला भी अपना ऑर्डिनेंस आ गया। बताओ आगे, द LIC एब्जॉर्ब्ड 154 massive Indian and 16 non-Indian insurers and also 75 provident societies। 245 इंडियन एंड फॉरेन इंश्योरर्स इन ऑल। क्या बोल रहा है, LIC कंपनी बनाई गई, ठीक है, गवर्नमेंट की कंपनी है, आज की डेट में भी गवर्नमेंट के पास इसका मेजोरिटी स्टेक और कंट्रोल है। अब इसने क्या किया भैया, 245 इंडियन और फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी को और प्रोविडेंट सोसाइटी को भी क्या किया, इसने अपने अंदर एब्जॉर्ब किया, यानी 245 कंपनी को मिला के एक ऐसी बहुत बड़ी कंपनी बनाएगी। और आज की डेट में भी इंश्योरेंस में अगर देखें तो सबसे बड़ी जो कंपनी है वो भैया LIC है। क्लियर बात है एकदम, हाँ जी सर, अब होगी भाई 250 कंपनी को मिला के अगर एक कंपनी बन रही है तो बहुत ज्यादा बड़ी होगी, बट ऑब्वियस सी बात है। आगे लिखा है द LIC हैड अ मोनोपोली टिल द लेट 90s। ठीक है, अब सारी कंपनी को LIC ने एब्जॉर्ब कर दिया, ठीक है, मैक्सिमम कंपनी को नेशनलाइज करके LIC में मिला दिया गया ऑर्डिनेंस पास करके। तो LIC एकमात्र इंश्योरेंस कंपनी थी लेट 90s तक। When the insurance sector was reopened to the
प्राइवेट सेक्टर। फिर लेट 90s में क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर के लिए, प्राइवेट कंपनीज के लिए भी इंश्योरेंस सेक्टर को ओपन कर दिया गया। और आज के डेट हमको लगभग 23 के आसपास इंश्योरेंस कंपनी देखने को मिलती है, जिसमें से भैया एक हो गया आपका HDFC की एक इंश्योरेंस कंपनी है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल होगा आजकल के प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के। फिर टाटा की भी एक कुछ इंश्योरेंस कंपनी, टाटा AIA करके, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आज के डेट में इंडिया में एक्टिव है। अब अपन देखते हैं द जनरल इंश्योरेंस सागा, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस अपन ने अच्छी तरीके से समझ लिया, हिस्ट्री पूरी समझ लिया कि भैया पहली कंपनी कौन सी थी, वो कब आई, कब बंद हुई, फिर मद्रास प्रेसिडेंसी में क्या चल रहा था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में क्या चल रहा था, और सारी चीजें अपन ने देखा कि कैसे धीरे 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 एक LIC का फॉर्म हुआ और अब प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन कर दिया गया। अब अपन देखते हैं जनरल इंश्योरेंस के बारे में कि जनरल इंश्योरेंस की क्या हिस्ट्री रही है, और साथ ही में वीडियो के एंड में मैं आपको एक बहुत बढ़िया सा टास्क दूंगा, जिससे आपका ये जो एंटायर चैप्टर है 2-3 पेज का, वो एक चैप्टर में क्या है, एक पेज में, सिंगल पेज में बहुत ही शॉर्ट में समाप्त हो जाएगा। वो टास्क आपको दूंगा वीडियो के लास्ट में। आगे देखते हैं अपन अभी जनरल इंश्योरेंस सागा क्या बोल रही है। द हिस्ट्री ऑफ जनरल इंश्योरेंस डेट बैक टू द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन द वेस्ट एंड द कॉन्सिक्वेंट ग्रोथ ऑफ सी फेयरिंग ट्रेड एंड कॉमर्स इन द 17th सेंचुरी। क्या बोल रहे हैं भैया, जो जनरल इंश्योरेंस है ये मेनली कब आया, ये हमको पता है कि मेनली ये प्रॉपर्टी के ऊपर ज्यादा फोकस है रेदर देन लाइफ। लाइफ के लिए तो लाइफ इंश्योरेंस है, अब बच गया जो क्या है, प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी के लिए जनरल इंश्योरेंस कब आया, जब हमको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देखने को मिला। अब क्या था भाई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, एग्रीकल्चर से धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे शिफ्ट हो रहे थे, बड़ी बड़ी प्लांट्स एंड फैक्ट्री सेटअप हो रही थी। तो जाहिर सी बात है भैया बहुत रॉ मटेरियल आ रहा है, बहुत सारे फिनिश गुड्स बन रहे हैं, उसको स्टोर करना है, रिस्क है खराब हो जाए सामान, ठीक है, क्योंकि बहुत उस समय प्रिजर्व करने की टेक्निक हमारे पास नहीं थी। तो जनरल इंश्योरेंस का धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ कब, 17th सेंचुरी में। आगे इट केम टू इंडिया एज एन लेगेसी ऑफ ब्रिटिश ऑक्यूपेशन, और इंडिया में भी इसको कौन लेके आया भैया, ब्रिटिश ऑक्यूपेशन के द्वारा देखने को मिला। जनरल इंश्योरेंस इन इंडिया हैज इट रूट्स इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रिटन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इन द ईयर 1850। 1850 में पहली जनरल इंश्योरेंस की कंपनी बनती है, जिसका नाम क्या है, ट्रिटन इंश्योरेंस कंपनी। ये भी कहाँ है, कलकत्ता में बेस्ड हुई, और इसको सेटअप किया ब्रिटिशर्स ने। इन 1907 द इंडियन मर्केंटाइल इंश्योरेंस लिमिटेड वाज सेटअप। अब 1907 में इंडियन मर्केंटाइल इंश्योरेंस कंपनी को सेटअप किया गया। दिस वॉज द फर्स्ट कंपनी टू ट्रांजैक्ट ऑल क्लासेस ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, और ये पहली ऐसी कंपनी थी जो जनरल इंश्योरेंस में जितने भी टाइप्स आ रहे हैं सबको हैंडल करती थी। 1957 saw the formation of the जनरल इंश्योरेंस काउंसिल। 1957 में जनरल इंश्योरेंस को भी अब रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस देखो और जनरल इंश्योरेंस देखो, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है, ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस के लिए हम एक्ट बना ही रहे थे, ऑर्डिनेंस पास कर ही रहे थे, उसमें एक्ट में अमेंडमेंट भी ला रहे थे। जनरल इंश्योरेंस के लिए हमने एक जनरल इंश्योरेंस काउंसिल बनाई, अ विंग ऑफ इंश्योरेंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया की एक विंग, एक अलग से ब्रांच बनाई। द जनरल इंश्योरेंस काउंसिल फ्रेम द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर एंश्योरिंग fair conduct and sound business practices for the companies। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, कोड ऑफ कंडक्ट बनाए, रूल्स बनाए, जिसके अंदर ही एक इंश्योरेंस कंपनी को काम करना है, जिससे मार्केट में भी प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी रहे, कोई भी मेल प्रैक्टिसेस ना हो सके। आगे 1968 में द इंश्योरेंस एक्ट वाज अमेंडेड टू रेगुलेट इन्वेस्टमेंट एंड सेट मिनिमम सॉल्वेंसी मार्जिन। द टैरिफ एडवाइजरी कमिटी वाज आल्सो सेट अप देन। इन 1972 with the passing of the General Insurance Business Nationalization Act, the general insurance business was nationalized with effect from 1st January 1973। 1972 में अगेन एक एक्ट पास किया गया, जिससे जनरल इंश्योरेंस के बिजनेस को भी नेशनलाइज कर दिया गया, और फर्स्ट ऑफ जनवरी 1973 से भैया जनरल इंश्योरेंस के बिजनेस को नेशनलाइज कर दिया गया, यानी अब ये भी गवर्नमेंट के हाथ में चला गया। पहले अपन ने देखा कि लाइफ इंश्योरेंस भी गवर्नमेंट के हाथ में था, प्राइवेट प्लेयर्स थे, फिर गवर्नमेंट ने नेशनलाइज किया, LIC की मोनोपोली बन गई। अब जनरल इंश्योरेंस को भी गवर्नमेंट ने नेशनलाइज करके मोनोपोली बना ली। 107 इंश्योरर्स were amalgamated and grouped into 4 companies। अब 107 जनरल इंश्योरेंस कंपनी को ग्रुप करके 4 कंपनीज बनाई गई, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस के केस में क्या था, 245 इंडियन फॉरेन और प्रोविडेंट सोसाइटीज वाली कंपनी क्या हुई, मिली, और एक LIC बनाया गया। जनरल इंश्योरेंस में क्या भैया, 107 कंपनीज को अमेलगमेट करके 4 डिफरेंट कंपनीज बनाई गई, जिनके नाम है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड द यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जिसमें से the General Insurance Corporation of India was incorporated as a company in 1971 and it commenced business on January 1st 1973। तो भैया जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बनाया गया 1971 में, और 1973 से भैया वो एक्टिव हो गए, क्योंकि अब एक्ट भी पास हो गया था, एक्ट भी कमेंस हो गया था, तो जो कमेटी बनाई गई थी वो भी काफी हद तक एक्टिवेट हो गई। तो ये था हमारा जनरल इंश्योरेंस के बारे में ओवरव्यू, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की, ये कैसे चालू हुआ। तो हमको पता चला कि भैया 17th सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो वर्ल्ड में इसका बहुत ज्यादा ये धीरे धीरे डेवलप होते गया। इंडिया में इसको ब्रिटिशर्स द्वारा लाया गया, अगेन कलकत्ता में भी इसकी फर्स्ट कंपनी एस्टेब्लिश की गई, फिर धीरे धीरे इसमें
इसमें क्या हुआ, रूल्स रेगुलेशंस आते गए, फिर आखिरी में जाके 1972 में नेशनलाइज कर दिया गया, 107 कंपनी और 4 मेजर कंपनीज बना दी गई। ठीक है, कमिटी वगैरह भी बीच बीच में बनी जो 1973 से मेजर रूप से एक्टिवली काम कर रहे हैं। अब अपन आगे देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ इंश्योरेंस एज अ की सेक्टर। अब इंश्योरेंस कितना की रोल प्ले करता है हमारी जीडीपी में और आज की इसकी करंट सिचुएशन क्या है, इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। इससे आपको रफली आइडिया लगेगा कि हमारी इकोनॉमी में इंश्योरेंस सेक्टर का कितना हद तक कंट्रीब्यूशन है। क्लियर बात है एकदम। आगे, this time has seen insurance come in full circle in journey extending nearly 200 years. The process of reopening the insurance sector began in the early 1990s. हमने देखा कि भैया कैसे हम इतनी सारी प्राइवेट कंपनी को मिला के एक सरकारी कंपनी ले आए, फिर धीरे से लेट 1990s में क्या हुआ, प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी रास्ता खोल दिया गया। तो इससे क्या हुआ, अब जब प्राइवेट प्लेयर आएंगे वो अपना कैपिटल लेके आएंगे, मार्केट में इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी और जीडीपी का एक्सपेंशन होगा। एंड द लास्ट डेकेड एंड मोर हैज सीन इट being open up substantially. In 1993, the government set up a committee under the chairmanship of R.N. Malhotra, former governor of RBI, to propose recommendation for reforms in the insurance sector. 1993 में गवर्नमेंट ने एक कमिटी बनाई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ R.N. मल्होत्रा। सर ये कौन थे भैया, ये आरबीआई के पुराने गवर्नर भी रह चुके हैं, पहले गवर्नर भी रह चुके हैं आरबीआई के, और इनके निरीक्षण में एक कमिटी बनाई गई जिसका काम था कि गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दे कि भैया आगे कैसे और हम इसमें रिवॉल्यूशन ला सकते हैं, क्या हम इसमें रिफॉर्म ला सकते हैं इंश्योरेंस सेक्टर में। And the objective was to complement the reforms initiated in the financial sector. The committee submitted its report in 1994 और एक साल में इन्होंने अपनी रिसर्च करके गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, wherein among other thing it recommended the private sector to be permitted to enter in the insurance industry. और इन्हीं की रिकमेंडेशन के द्वारा क्या हुआ गया, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, प्राइवेट कंपनीज के लिए भी इंश्योरेंस के गेट ओपन हो गए। They stated that foreign companies be allowed to enter by floating Indian company, preferably a joint venture with Indian partner. अब दिक्कत थी कि अगर प्राइवेट कंपनी के लिए हम ओपन करेंगे तो अगेन जो पहले हमको देखने को मिला था कि फॉरेन कंपनीज आके मार्केट कैप्चर कर लेंगे और इंडियन कंपनी को दिक्कत होगा, वैसे ही हम बहुत भैया गुलामी की मार झेल के ले दे के थोड़े से स्टेबल हुए थे, फिर से हम अपनी मार्केट फॉरेन कंपनीज को नहीं दे सकते। तो इसीलिए आइडिया दिया गया कि फॉरेन कंपनी डायरेक्टली नहीं आ सकती इंश्योरेंस के बिजनेस में, उनको क्या करना पड़ेगा, इंडियन कंपनी के साथ टाई अप करना पड़ेगा और एक जॉइंट वेंचर में ही वो एस्टेब्लिश हो सकते हैं अगर उनको आना है तो, वरना मत आओ। आगे, following the recommendation of the Malhotra Committee report in 1999, the Insurance Regulatory and Development Authority IRDAI of India भी है इसमें। ठीक है, तो IRDAI क्या हुआ, एस्टेब्लिश किया गया। ये क्या है भैया, जैसे सिक्योरिटी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में मेन इंस्टीट्यूट कौन है, सेबी है। आपके कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट को इंडिया में कौन देखता है, हमारी ICMAI देखती है। वैसे ही इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट कौन करता है भैया, वो करता है IRDAI। बैंकिंग सेक्टर को कौन रेगुलेट करता है, वो करता है RBI। तो वैसे ही IRDAI को बनाया गया 1999 में। क्लियर बात है। was constituted as an autonomous यानी इंडिपेंडेंट बॉडी टू रेगुलेट एंड डेवलप द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए, डेवलप करने के लिए, उसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए IRDAI का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। The IRDAI was incorporated as a statutory body in April 2000. The key objective of IRDAI includes the promotion of competition to enhance customer satisfaction through increased consumer choice and lower premiums while ensuring the financial security of the insurance market. अब इन्होंने क्या किया, कंपटीशन को, एक हेल्दी कंपटीशन को बहुत ज्यादा प्रमोट किया। कंपटीशन होता है तो इससे क्या होता है, कस्टमर्स का ही कहीं ना कहीं फायदा होता है, उनको कम प्रीमियम पे एक बढ़िया बेटर पॉलिसी, बढ़िया ऑप्शंस उनको मिलने लग गए। आगे, the IRDAI opened the market in August 2000 with the invitation for application for registration. Foreign companies were allowed ownership of up to 26%। भैया 26% तक किसी भी कंपनी में फॉरेन कंपनीज की होल्डिंग हो सकती है, ऐसा इन्होंने अगस्त 2000 में लेके आए। The authority has power to frame regulations under the section 114A of the Insurance Act 1938। और जो IRDAI है वो क्या कर सकती है भैया, सेक्शन 114A ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट में उनको पावर है कि वो रेगुलेशन टाइम टू टाइम फ्रेम कर सकती है, कोड ऑफ कंडक्ट बना सकती है। एंड हैज फ्रेम, और उन्होंने इस पावर को यूटिलाइज भी किया है, एंड हैज फ्रेम वेरियस रेगुलेशन रेंजिंग फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनीज और कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस टू प्रोटेक्शन ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट। और इन्होंने भैया बहुत सारे स्टेप्स लिए, जिसमें से क्या है, पॉलिसी होल्डर का इंटरेस्ट बनाने के लिए कुछ स्टेप लिए ताकि कंपनी क्या कर सके, फ्रॉड वगैरह नहीं कर सके। अब इंश्योरेंस कंपनी को मैंडेटरी अपना रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसके लिए भी उन्होंने रेगुलेशन लेके आए। आगे, इन दिसंबर 2000 the subsidiaries of General Insurance Corporation of India was restructured and as independent companies, and at the same time GIC was converted into a national reinsurer। भैया जैसे लाइफ इंश्योरेंस में सबसे बड़ा कौन है, LIC, वैसे जनरल इंश्योरेंस में सबसे बड़ा है अपना GIC। GIC क्या है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। The Parliament passed a bill delinking the 4 subsidiaries from GIC in July 2002। अब GIC क्योंकि बहुत बड़ा था और टाइम के साथ वो और बड़ा हो गया, थोड़ी सी मैनेजमेंट में दिक्कत आने लगी, तो पार्लियामेंट ने क्या किया, एक बिल पास किया जिसमें भैया 4 सब्सिडरी को उन्होंने उससे GIC से अलग कर दिया जुलाई 2002 में। अब देयर आर
total 34 general insurance companies including the ECGC and Agricultural Insurance Corporation of India and 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑपरेटिंग इन द कंट्री। क्या बोल रहा है, आज की डेट में 34 जनरल इंश्योरेंस कंपनी काम कर रही है इंडिया में, इंक्लूडिंग द ईसीजीसी और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जो कंट्री में इस वक्त ऑपरेट कर रही हैं। द इंश्योरेंस सेक्टर इज अ मैसिव वन एंड इट्स ग्रोइंग एट अ स्पीडी रेट ऑफ 15 से 20%। भैया इंश्योरेंस का जो सेक्टर है हर साल 15 से 20% की तरफ वो ग्रो कर रहा है। टुगेदर विद बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज एड अबाउट 7% ऑफ द कंट्रीज जीडीपी, और बैंकिंग के साथ इंश्योरेंस सेक्टर को भी मिला ले तो जीडीपी का 7% कंट्रीब्यूट करता है अकेला हमारा ये वाला सेक्टर। A well-developed and evolved insurance sector is boon for economic development as it provides long-term funds for infrastructure development while at the same time strengthening the risk-taking ability of the country। क्या बोल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा well-developed इंश्योरेंस सेक्टर क्या है, कंट्री के लिए वरदान है। बोन यानी क्या होता है, वरदान होता है, और बेन यानी होता है श्राप। तो एक अच्छा इंश्योरेंस सेक्टर क्या है, कंपनी में कंट्री के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक वरदान जैसा है। क्यों, क्योंकि क्या होता है इसमें हम कंटिन्यूस टर्म पे हम प्रीमियम देते जाते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है इकोनॉमी में पैसा जाते जाता है, बहुत सारे अपना अपना अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं तो एक लार्ज अमाउंट बन जाता है जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज में डाल सकते हैं। जैसे आप LIC से पॉलिसी लोगे, LIC किसकी कंपनी, गवर्नमेंट की। अब गवर्नमेंट तो प्रॉफिट बनाने बैठी नहीं, उनके पास जो पैसा आएगा वो क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज में डालेंगे, ठीक है, लॉ को स्ट्रेंथन करने के पीछे डालेंगे, तो इकोनॉमी का यहाँ पे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। साथ ही साथ इंश्योरेंस क्या है भाई, रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी बढ़ाता है। हम क्या है, एक रिस्क ले रहे हैं, अब भैया मेरे मरने के बाद मेरे बेनिफिशियरी को सम एश्योर्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो मुझे नहीं पता, बट ये रिस्क मेरे को लेना पड़ेगा, तो थोड़ी सी डेयरिंग आती है। अब रिस्क आती है तो रिस्क आने से क्या होता है भैया, रिस्क टेकिंग एबिलिटी हमारी बढ़ती है तो हम लाइफ में हमारे बोल्ड डिसीजंस ले पाते हैं। एक एंटरप्रेन्योर भी क्या करता है भैया, डिसीजन मेकिंग का पूरा खेल है, फाउंडेशन में डिसीजन मेकिंग हम पढ़ते हैं, आपके फाइनल में भी पेपर नंबर 20 सी है, एंटरप्रेन्योर के ऊपर पूरा बेस है, डिसीजन मेकिंग बोल्ड एक्शन लेने के ऊपर पूरा का पूरा वो चैप्टर आपका जो है पूरा सब्जेक्ट ही आपका बेस है। तो जब हमारे अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी आएगी, नए नए बिजनेस बढ़ेंगे, इकोनॉमी में एक्टिविटी होगी और हमारी जीडीपी जो है फटाफट से बढ़ती जाएगी आगे। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर, रिस्क मैनेजमेंट इन इंश्योरेंस बिजनेस का। अब मैंने जो आपको पहले बोला था कि लास्ट में आपको मैं क्या दूंगा, एक आपको टास्क दूंगा जिससे आपका जो पूरा चैप्टर है मस्त तरीके से समराइज हो जाएगा। तो ये नोट्स आपको दिख रहे हैं, टेलीग्राम चैनल पे मेरे मिल जाएंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो जाके, नहीं तो टेलीग्राम में भी जाके ज्ञानी अकेडमी सर्च करोगे हमारा चैनल आएगा, वहां पे आपको ये नोट्स मिल जाएगा। इसमें लास्ट में मैं एक पेज ऐड करने वाला हूँ, उसकी हेडिंग होगी टाइमलाइन ऑफ द चैप्टर। उसमें आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या करना है। दो चीजें मेजर रूप से अपन ने पढ़ी, एक चल रहा है अपना लाइफ इंश्योरेंस वाला पार्ट और एक चल रहा है हमारा जनरल इंश्योरेंस वाला पार्ट। आपको क्या करना है, कुछ नहीं, उस टाइमलाइन में आपको टाइमलाइन बनानी है। दो पार्ट आपको करना है, एक लिखना है आपको लाइफ इंश्योरेंस, LIC मत लिखना, मैं ऐसे ही समझाने के लिए लिख रहा हूँ, और एक आपको ब्रांच बनानी है जनरल इंश्योरेंस की। और जितनी भी डेट्स और हर एक ईयर में क्या हुआ वो आपको लाइन वाइज सीरियल वाइज नोट करते जाना है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस चालू होगा 1818 से, फिर उसके बाद कौन सा ईयर आया और उसमें क्या हुआ तो ईयर लिखो, और उसमें क्या हुआ वो आपको लिखना है। वैसे ही जनरल इंश्योरेंस में क्या हुआ तो भैया 17वीं सेंचुरी से, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से चालू हुआ, फिर कौन से ईयर में क्या भैया एक्ट पास हुआ, कब क्या ऑर्डिनेंस आया, कब क्या कमिटी बनी, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, ये आपको लिखते जाना है। जब दोनों की टाइमलाइन फुलफिल हो जाएगी, लास्ट में जैसे ये दो आपने पार्ट है, दोनों में आपने कुछ कुछ डिटेल यहाँ पे डाल दी है, लास्ट में आपको इस तरीके से जोड़ के, ठीक है, लास्ट में आपको इस तरीके से जोड़ के आजकल के मॉडर्न टाइम में क्या चीजें हो रही है, सिर्फ 3-4 पॉइंट शॉर्ट में आपको लिख लेना है कि भैया IRDAI बन गई, क्या काम हुआ, क्या काम वो करती है, कब बनी, और इंश्योरेंस सेक्टर का क्या योगदान है हमारी जीडीपी में, कितनी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है आज की डेट में और कितनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। ये सारी आपको 4-5 पॉइंट में यहाँ पे कंक्लूजन में लिख देना है। तो एक पेज में क्या हो जाएगा, समराइज फॉर्म में आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे और आपको रिवीजन करने में भी बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये टाइमलाइन आपको बनानी, जिसका एक ब्लैंक पेज जो है मैं लास्ट में ऐड जरूर से कर दूंगा। तो ये आप लोगों के लिए टास्क है जिससे आपका ये चैप्टर इजीली रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो विद दिस आज की इस क्लास को हम यहीं पे रैप अप करते हैं। आई होप आपको चैप्टर में हमने जो भी आज पढ़ा सब अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे, अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए दिल से धन्यवाद।